यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि 24 फरवरी 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, संस्कृत का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कैसे करना है, महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र, निबंध, साहित्यिक परिचय, विभक्ति का नियम, कहानी, ठीक है, रस अलंकार छंद, सब कुछ एकदम डिटेल्स में अच्छे से बताने वाले हैं आंसर के साथ। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश में है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। कल्प वृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ, माटी हो गई सोना, तट की खोज। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। अब यहाँ पर देखिए कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है, ठीक है। माटी हो गई सोना, ये रेखा चित्र है किसकी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। तट की खोज उपन्यास है हरिशंकर प्रसाई का, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का खा है मेरे प्यारे बच्चों, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है। यानी मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ये आत्मकथा है, किसकी? गुलाब राय की। तो यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्यागपत्र, रंगभूमि, पुनर्नवा, तट की खोज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है कौन सा? पुनर्नवा। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है, रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, तट की खोज हरिशंकर प्रसाई की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख, साहित्य और समाज। तो यहाँ पर देखिएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है माटी हो गई सोना, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, परख जैनेन्द्र कुमार की है, साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, ठीक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है। कलम कलम का सिपाही, ये अमृत राय की जीवनी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हुंकार काव्य के रचयिता है, हुंकार काव्य के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो हुंकार काव्य के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, तीसरा सप्तक का 1959 है, ठीक है। अगर तार सप्तक पूछ ले तो बताना है 1943, अगर दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो 1951 और तीसरा तार सप्तक है 1959। पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 10 अंक का होता है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं और गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो चलिए किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। देखिए यहाँ पर अशोक शब्द मिल गया, कालिदास शब्द मिल गया, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश
पद्यांश नहीं रहेगा, गद्यांश रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य हिंदी गद्य के, ठीक है, हिंदी गद्य के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णह वतंस के रूप में झूलता था। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूमता था तब उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती थी। जब यह अशोक के फूलों को अपने काली नीली चोटी में गूंथती थी तब उनके चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वाली की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? संस्कृत के कालिदास कवि ने अशोक को सम्मानित किया। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी? तो अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। आसिंजनकारी का अर्थ है अनुराग उत्पादक। कर्णावतंस का अर्थ है कर्णफूला। ठीक है, अब अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के प्रायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ पर निंदा शब्द से पता चल गया कि यह निंदा रस पाठ से लिया गया है। ठीक है, और लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, पाठ का नाम निंदा रस और लेखक हरिशंकर प्रसाई। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो व्याख्या किसकी करना है? चलो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है। वह निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निंदा किसकी पूंजी होती है? तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी की तरह होती है। फिर है सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ। सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ सच्ची काल्पनिक कलंकपूर्ण घटना है। ऐसी कथा जिसकी केवल कल्पना की गई हो। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सभी जगह निंदा करना उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी अवधारणा होती है कि वह जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार केवल निंदा होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, क्या कह रहा है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 10 अंक का होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले। राधा कहती है कि मेरे प्यारे नवीन बादल के समान और सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। एक बार मथुरा जाने के बाद ना वहाँ से वापस आया और ना ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा कहती है कि मैं अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग में रो रो करके पागल हो गई हूँ। फिर कहती है हे पवन, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तुम जा करके सारी मेरी दुख भरी कहानी श्री कृष्ण को सुना देना। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक तथा उसके रचयिता। तो शीर्षक पवनदूत का है और रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है राधा पवनदूत का किसने किसको संदेश भेजा है? तो पवनदूत का द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की बता दिया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो राधा के अनुसार श्री कृष्ण के नेत्र नवीन बादलों के समान पनीले मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राणप्रिय कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव। श्रृंगार रस है और स्थायी भाव है रति। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है आपको 1 करना रहता है। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, करंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों की निर्झड़ी मछली। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक में रचयिता का नाम। शीर्षक है गीत, कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए हम व्याख्या इसकी पूरी की बता देते हैं आपको। ठीक है, पूरे की व्याख्या बताएंगे। कवित्री महादेवी वर्मा का कहना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है किंतु दूर दूर तक फैले हुए आकाश का कोई भी कोना उसका स्थायी निवास नहीं होता,
वह तो इधर उधर भ्रमण करती रहती है। उसी प्रकार इस विस्तृत संसार में भी मेरा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा तो इतना ही परिचय और इतना ही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नयनों में दीपक से जलते में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कवयित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? तो प्रियतम से मिलने की व्याकुलता कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 का है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हरिशंकर प्रसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या जीवन परिचय, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको लिखना है, आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। अब हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय में क्या होता है? कवि का साहित्यिक योगदान कि उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में क्या क्या किया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं कुशल अध्यापक भी थे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इसके बाद डालेंगे हेडिंग्स प्रमुख रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है निबंध संग्रह, इसमें लिखेंगे अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। उपन्यास में लिखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। आलोचना साहित्य में लिखेंगे साहित्य सहचर और सूर साहित्य कबीर। इतिहास में लिखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है 5 का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये भी 80 शब्द में है। मैथिली, शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद है साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। रचनाएं लिखेंगे आंसू लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु का सार लिखिए। तो यहाँ पर 80 शब्द में लिखना रहता है और 5 अंक का होता है। 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। तो इसमें से हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। चलिए देखते हैं। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। फिर हेडिंग डालेंगे सारांश। महाटो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है। इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारे खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। आगे लिखेंगे, मुनरी जब यह देखती है कि कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है, क्योंकि वह मुनरी के घर के पास आकर फिल्मी गाना गाता था। फिर वे समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुल्ली काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है, ठीक है हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी स्प्रिट दे दो।
इस पंचायत में स्प्रिट है नहीं, मुनरी गर्री का तेल ला कर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उससे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 है। क्या कह रहा है? 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसे आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे खंड खा की। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और 5 अंक अनुवाद के लिए मिलते हैं और 2 अंक संदर्भ के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं इसका अनुवाद। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम चा सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण तथा इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्य भावबोध सामर्थ्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति, अद्वितीय श्रुत माधुर्य चा वर्तते, और सुनने की अनुपम मधुरता है। किम बहिना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थ माने चरित्र के निर्माण में, यादर्शी माने जैसी, सत्य प्रेरणा माने सत्य प्रेरणा, संस्कृत वांग्यम ददा, संस्कृत साहित्य देता है। ना तादर्शीम किंच दन्यत, ऐसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानाम मानवीय गुणाना, मूलभूत मानवीय गुणों की, आदर्शी माने जैसी, विवेचना विवेचना, संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है। नायत्र तादर्शीम, ऐसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 इसमें भी पूछता है, 1 करना रहता है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकार आसित, यानी महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जनसेवो आसीत, यानी परमस्य माने क्या होता है, किंतु सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। मतलब किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। यत्र कुत्रापि ये जहाँ कहीं भी जनान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड़यमान पश्यत, यानी ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे। तत्रैव माने वहीं सा शीघ्र में उपस्थिता सर्वविधम सहायता करोत, वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर के सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस स्वभाव अवासित, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। ठीक है। इसके बाद खा नंबर है। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का श्लोक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का होता है, 5 अंक का अनुवाद, 2 अंक का संदर्भ। जल बिंदु निपातेन करमसा पूरिते घटा, तो देखिए जल बिंदु माने जल की बूंद, निपातेन माने गिरने से, करमसा माने करमसा, पूरिते घटा माने घड़ा भर जाता है। सर्व विधानम माने सभी विधानों में, धर्मस्य चा धनस्य, धर्म और धन का, सा हेतु माने यही कारण है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अथवा वाला देख लेंगे, ठीक है। 2 होता है, 1 करना रहता है। ना मैं रोचते भद्रवा उल्लूकस विसेचनम, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रोधस मुख्य पस, यानी इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यत, क्रोध करने पर यह कैसा होगा। जातक कथा चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रश्न आपको करना रहता है, ठीक है। संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम, दंडिना उक्तम संस्कृतम नाम देवी वाग वाक्यंता महर्षि भी। केन अमृतस्सु आशा नास्ति, वित्तेन अमृतस्सु आशा नास्ति, वर्षा काले नगेंद्रा कीदृशा भवन्ति, वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवन्ति। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो श्रृंगार रस की परिभाषा होती है श्रृंगार रस की, जब नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग रस है परिभाषा, जब नायक और नायिका के मिलने की दशा का वर्णन होता है तो वहाँ पर संयोग रस होता है। और वियोग रस में है, जब नायक और नायिका के बिछड़ने की दशा का वर्णन होता है तो वहाँ पर वियोग रस होता है, ठीक है। संयोग रस में लिख सकते हैं आप, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोबात। वियोग रस में लिख सकते हैं, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। करुण रस की परिभाषा होती है, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बसती,
क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। यमक अलंकार अथवा संदेह अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा होती है काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। संदेह अलंकार में होता है जब उपमेय में उपमान का संदेह हो तो वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है किनारी है कि सारी है किनारी है। चौपाई छंद, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद है या सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। साहित्य और समाज, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है। इसके बाद 12 का पहला है नयनम का संधि विच्छेद। तो नयनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम। इसके बाद है कलाविव का संधि विच्छेद है कलो प्लस यू, बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वृद्धा का संधि विच्छेद, वृद्ध प्लस धा। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किसी एक पद के समास का नाम लिखिए। अनुरूपम, तो अनु उपसर्ग लगा है तो इसमें है अव्ययीभाव समास। श्रेष्ठ पुरुषा, श्रेष्ठ पुरुषा में है तत्पुरुष समास, ठीक है। और भरपेट में है अव्ययीभाव समास। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया था, इस वीडियो में हम बताएंगे बैंक में खाता खोलने के लिए, नहीं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। इस वीडियो में हम दूसरा वाला बताएंगे, मोहल्ले की साफ सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। कैसे लिखना है आपको, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, आपके शहर का नाम कुछ भी लिख देंगे। विषय है मोहल्ले की नालियों की सफाई हो तो अनुरोध, ठीक है। आगे लिखेंगे महाशय, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम, आपके मोहल्ले वार्ड का नाम निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले की नालियाँ कई दिनों से साफ़ नहीं की गई है, ठीक है, जिसके कारण गंदगी जमा हो गई है। नालियों में कचरा व गंदा पानी रुक जाने के कारण मच्छरों और दुर्गंध की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही सफाई कर्मियों को भेजकर नालियों की सफाई करवाई जाए, जिससे मोहल्ले में स्वच्छता बनी रहे और लोग बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। आपकी कृपा के लिए हम आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद लिखेंगे, सादर, आपका नाम, पता, ये सब नहीं लिखना है परीक्षा में, आभाषा लिख के छोड़ देना है। इसके बाद है 14 का पहला मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। 2 अंक का होता है, जैसे कटुता लिखा है तो कटु शब्द है, कटुता में कटु शब्द है, ठीक है। और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है तल प्रत्यय, तल प्रत्यय। और प्रभुता में प्रभु शब्द है, ठीक है, प्रभु शब्द है और तो प्रत्यय लगा हुआ है। और गता में गम धातु है और अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। जैसे महत्ता, तो महत्ता में प्रत्यय है तो, पठिता में प्रत्यय है अक्त, ठीक है, और प्रेषिता में अक्त प्रत्यय है। इसके बाद है खा नंबर, इसको देखिएगा। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्ति विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। कितने अंक का होता है, 2 अंक का। आकाशा छात्रे सम स्नाति, समम स्नाति, तो इसमें हम पहले सूत्र बता देते हैं पहले वाले का, ठीक है। सह युक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने क्या है, सूत्र है, ठीक है, सहयुक्ते प्रधाने। तो जहाँ पर आपको दिख जाए सह शब्द, ठीक है, सह शब्द दिख जाए, साकम शब्द दिख जाए, सह साकम, सार्धम दिख जाए, सार्धम, और समम दिख जाए, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि इसमें तृतीया विभक्ति है। जैसे देखिए यहाँ पर समम शब्द दिया है तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, बस तृतीया विभक्ति मार देना है। इसके बाद श्री गणेशाय नमः, तो देखिए जहाँ पर नमः शब्द दिख जाए, सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, ठीक है, तो वहाँ पर होता है चतुर्थी विभक्ति, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।